सो बात करें अगर NLP की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इस पे मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं और जितना मुझे समझ में आता है कि बेसिकली जब आपकी लाइफ जो है वो रिवॉल्व कर रही है आपके थॉट के अराउंड, कि आपकी सोच कैसी है, आपके बिलीफ कैसे हैं, और ये क्रिएट होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस से, कि आपने बचपन में क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है, आपका बचपन कैसा रहा, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट आपने किया। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर का बेटा इजीली डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा अगर IITian है तो IIT उसके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो आपके ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, जिनकी वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हो, राइट। तो एक टेक्निक ऐसी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अपने बिलीफ सिस्टम को हिला सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, नए न्यूरॉन्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं ऐसी कि आपका जो थॉट पहले ये था कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, अब ये बिलीफ आप करोगे कि हाँ ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और वो लाइफ में आपके बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। तो ज्योति, मैं आपसे बस ये समझना चाहता हूँ सबसे पहले, बहुत आसान भाषा में अगर आपसे मैं पूछूं कि NLP क्या है। अगर मैं एक 10 साल का बच्चा हूँ आपके सामने, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ बट हाँ ठीक है, अगर एक 10 साल का बच्चा मैं होता और आपसे पूछता कि NLP आप मुझे एक्सप्लेन करो कि होता क्या है, तो आप इसे थोड़ा सा मुझे बताओ कि NLP है क्या। मैं NLP को हमेशा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, पर आपसे हो नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उस चीज़ को फिगर आउट करके उसको फिक्स करने की साइंस NLP है। क्योंकि सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन हो तो नहीं रही है, ठीक है। छोटे बच्चे को पता है पढ़ना चाहिए लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, राइट। तो जो होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन हम अपने माइंड और बॉडी को उसके प्रति एक्शन दिला ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? तो जो बदलना चाह रहा है वो आप हैं, जो नहीं बदल पा रहा है वो भी आप ही हैं। आप ही के अंदर कॉन्ट्रडिक्टिंग बिलीफ्स, कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडेंटिटीज़ हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करना कि एक एवरी थॉट इज इलेक्ट्रिक इन नेचर। तो जब आपने कुछ सोचा करने के लिए तो एक करंट जनरेट हुआ, तो फायरिंग एंड वायरिंग, राइट। हाँ, तो वो जो करंट जनरेट होगा वो जाएगा बॉडी में, अच्छा, राइट। तो अगर वो एक एक्शन पोटेंशियल से ऊपर है तो आपकी बॉडी एक्शन लेगी, आपकी बॉडी कुछ अचीव भी करेगी। एक्शन तो बॉडी ने लेना है, इसने तो सिर्फ प्लान बनाना है। तो अगर उसमें पोटेंशियल है उतना, करंट उससे ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी एक्शन लेगी। लेकिन अगर उसी टाइम एक दूसरा सर्किट, जिसके बारे में अभी आप अवेयर नहीं हो, लेकिन एक दूसरा सर्किट रेजिस्टेंस बना रहा है, जो हम क्लास 7th में सीखते हैं, भी करंट जा रहा है यहाँ से, रेजिस्टेंस उसको वो कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस जो जनरेट होगा, तो जो यहाँ से अगर 10 की पावर गई, यहाँ से 5 की पावर ने उसको कर दिया, बॉडी में सिर्फ 5 गई, आप ऐसे उठे, लेट्स डू इट, और फिर नीचे बैठ गए, क्योंकि बॉडी में उतना करंट ही नहीं गया कि आप लाइफ को क्रिएट कर सको। ओके, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं। अभी मैं 10 साल का बच्चा हूँ, आप मुझे फिर समझाओ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जिसके लिए जिसने स्टार्ट किया, थोड़ा ज़्यादा। अगर मैं एक 10 साल के बच्चे को समझाऊंगी तो मैं उसे सिर्फ ये बोलूँगी कि ये एक सुपर पावर है बेटा, या तो आप इसको कंट्रोल करते हो या फिर ये आपको कंट्रोल करता है। तो अब आप देखो आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो में अगर गैप बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला ये आपको कंट्रोल कर रहा है, ये ऑटोमेटिसिटी पे चलता है, ऑटोमेटिक। इसमें मन एक होता है, एक चीज़ मन और दिमाग, ये मतलब हिंदी वर्ड पे मैं आऊँगा अभी मन पे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इंग्लिश में इसके लिए राइट वर्ड कुछ होगा। एक्चुअली माइंड ही है। माइंड ही है, तो माइंड और मन क्या एक ही चीज़ है? यस, क्योंकि जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है। तो भगवान ने जो हमें पोटेंशियल, हम बोलते हैं ना कि हम सबको सेम पोटेंशियल दिया गॉड ने, तो हमारे नंबर ऑफ न्यूरॉन सेम है। वो सक्सेसफुल के भी उतने ही, अनसक्सेसफुल के भी उतने हैं, खुश वाले के भी उतने हैं, बैड वाले के भी उतने हैं। तो न्यूरॉन्स हमें सेम मिले हैं, दैट मीन्स हार्डवेयर, द ब्रेन हम सबका सेम दिया गॉड ने। लेकिन जो उसकी वायरिंग है, सॉफ्टवेयर जो उसका है, जो सर्किट्स जो हैं, वो माइंड है, सॉफ्टवेयर पार्ट वो हमारा डिफर करता है, और वो हम खुद बनाते हैं। वो हम इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी 90% प्रोग्रामिंग हो चुकी है जब हम 10 ईयर्स से छोटे होते हैं, राइट। तो हो चुकी होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो रेजिस्टेंस एक्चुअली जनरेट करता है, वो उतना डेवलप नहीं होता। प्री फ्रंटल हमारा 25 ईयर्स ऑफ एज तक कंप्लीट होता है। अच्छा। तो हम, आई कॉल इट, वी आर वॉकिंग सबकॉन्शियस माइंड व्हेन वी आर 10 ईयर्स ऑफ एज। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है वो स्ट्रेट हमें प्रोग्राम कर रहा है। प्लस हम थोड़े थीटा जोन में भी होते हैं, लेकिन हम बच्चा बहुत जल्दी प्रोग्राम होता है। एक बार जोन थोड़ा सा आप मुझे बता दो कि थीटा जोन क्या होता है? मतलब ब्रेन वेव्स जैसे होती है। तो जब बीटा में हम होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत अवेक होता है, बहुत एक्टिव होते हो, तो वो कॉन्शियस ब्रेन बहुत ऑन है आपका। रेजिस्टेंस भी वही जनरेट करेगा। अगर आप कर रहे हो आई एम रिच
योर कॉन्शियस माइंड विल जनरेट रेजिस्टेंस, नहीं है भाई, बैंक बैलेंस देख अपना। वो कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत एक्टिव रहता है। फिर जब हम थोड़ा नीचे जाते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, अल्फा जोन में जब हम जाते हैं, तो अल्फा जोन इज अ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। वो आप एक्सपीरियंस करते हो जब आप सुबह सोने सुबह सो के उठते हो, Okay. या सोने जाने वाले हो, या जब आपने सिर्फ खाना खाया है। थॉट्स की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि फिर जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो साइड हो जाता है। तो अब आप जो सोच रहे हो, अब आप जो एफर्मेशंस कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस को स्ट्रेट उसके साथ डीलिंग चल रही है। एंड थीटा तो इज अल्फा थीटा जोन इज लिटरली हिप्नोटिक जोन होता है। वो तो बिल्कुल जब आप सोने, बिल्कुल आपको कॉन्शियसनेस आपकी बिल्कुल खत्म हो रही है, आप बिल्कुल सोने वाले हो, बस वहाँ पे वो एक जोन होता है। तो जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो उस जोन में बहुत होता है। इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन एक डॉक्टर ने बताया था कि जब हम ड्राइव करते हैं और स्ट्रेट रोड है, जैसे एक्सप्रेस वे पे आप जाओगे तो गाड़ियाँ नहीं है, और उस टाइम क्या होता है, आपको स्ट्रेट रोड दिख रही है तो आप एक तरह से मेडिटेशन जोन में जाने लगते हो, और आपका जो दिमाग की जो वेव्स होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत ज़्यादा लो उसमें चली जाती है। थीटा आपने बताया ना शायद। हाँ, हम अल्फा को एक्सेस ज़्यादा कर पाते हैं, अल्फा ठीक है, थीटा। तो वहाँ जाती है तो क्या होता है, एक ट्रांजिशन आता है जिसमें आप चलाते, जो गाड़ी चलाते होंगे रिलेट कर पाएंगे, चलाते चलाते आपको सपने टाइप का कुछ ऐसा ट्रांजिशन आता है जिसमें आपको लगता है कि आप सो रहे हो या कुछ सपना देख रहे हो, और फिर अचानक से कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या तो कभी कभी अचानक से आपका खुलता है, नींद खुलती है, और आप देखते हो कि अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये जोन आता है, ये चीज़ मैंने फील की हुई है। तुरंत मैं गाड़ी से उतर, मैंने मुंह वगैरह अपना धुला, और क्योंकि वो तभी होता है जब आप बहुत शांत दिमाग से रहते हो, थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं, ब्रेथ आपका रिलैक्स हो जाती है, ब्रेथ इज हार्ट बीट का भी उसमें होगा, सब कुछ उसमें पूरा ओवरऑल आप नीचे जाने लगते हो। पर वो कुछ चीज़ें होती हैं अनकॉन्शियस, जैसे लोग अनकॉन्शियस का मतलब ऑटोमेटिसिटी मानती हूँ मैं, कि कुछ चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हो। ओके, ठीक है। और कॉन्शियस इज लाइक, मैं लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को मैं एक ही टर्म यूज़ करूँगी अभी, कि 95% पावर होती है इसमें, कॉन्शियस में 5% होती है। बट इट्स नॉट अबाउट पावर एक्चुअली। अगर आपके अनकॉन्शियस में कोई पैटर्न पड़ा है, उसके ऊपर जो लाइट डलेगी, जो उसके बारे में अवेयर होगा, वो कॉन्शियस ही होगा। ओके, फिर वो उस ऑटोमेटिक एरिया से उस पैटर्न को कॉन्शियस में लाएगा, फिर उसके ऊपर वर्क करेगा कि यार ये बिलीफ सिस्टम मैंने यहाँ से सीखा था, ये इसके एविडेंसेस थे, इसको मुझे ऐसे रीफ्रेम करना है, या कोई भी उसके ऊपर टेक्निक लगेगी, तो वो सर्किट फिर ठीक हो जाएगा। फिर कॉन्शियस माइंड उस सर्किट को दोबारा से अनकॉन्शियस जो ऑटोमेटिक जोन है वहाँ वो दोबारा चला जाएगा, एंड देन योर न्यू सिस्टम, योर न्यू सेल्फ या न्यू लाइफ विल ऑटोमेटिकली वर्क विद दैट पैटर्न। अब वो पैटर्न इमोशनल भी हो सकते हैं, वो पैटर्न हाउ टू डील विद फेलियर, हाउ टू डील विद सक्सेस, व्हेन टू एक्ट, व्हेन नॉट टू एक्ट, ये सब हमारा ऑटोमेटिक है। तो 90% जो हम सबकॉन्शियस को पावर देते हैं, मैं बोलती हूँ उसमें वर्ड ऑटोमेटिक ऐड करो, दैट योर 70 to 80% ऑफ द डे इज ऑटोमेटिक। how you will react suddenly, how you will emote suddenly, वो ऑटोमेटिक है। तो पर कॉन्शियस में बहुत पावर है, उसी ने उसको ठीक करना है। राइट, यहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, किस तरह से अलग अलग जोन होते हैं, किस तरह से अलग अलग आप लेयर्स होती हैं आपके सबकॉन्शियस की, कॉन्शियस की, और किस तरह से आपकी लाइफ के अराउंड चलती है। तो अभी हम थोड़ा सा NLP समझेंगे कि NLP कैसे स्टार्ट हुआ, और इसमें क्या, इसके साइंटिफिक एविडेंस क्या हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर इसको वो किया, हाँ, प्रयोग किया गया, और लोगों तो इसके को-फाउंडर्स वर रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर। तो 1970s में ये साइंस आई है, और अब तो इसके बहुत ब्रांचेस और बन चुके हैं, मतलब टोनी रॉबिन्स नैक के थ्रू कराते हैं। बट देन इसकी एनीबडी हु सक्सेसफुल हैज़ डन NLP, अच्छा, has done work on this one, has done techniques where the belief system has changed. एंड आइडेंटिटी, लोग आइडेंटिटी पे बहुत कम बात करते हैं कि आप ही का एक पूरा हिस्सा है, आप ही के अंदर एक पूरी आइडेंटिटी है जो जिसका एक बिलीफ सिस्टम है, आपका एक हिस्सा उसको होल्ड कर रहा है, मतलब। तो वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दैट, मतलब मैंने तो NLP में और शैडो वर्क और बहुत सारी चीज़ें कंबाइन की। तो मुझे लगता है कि जो लॉजिकल स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे, एक लैंग्वेज वाले थे, तो जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने पावर ऑफ लैंग्वेज को समझा न्यूरॉन्स को बदलने के लिए। जैसे इफ़ यू टेल योर माइंड डोंट थिंक ऑफ द रेड एलिफेंट, इट विल थिंक ऑफ द रेड एलिफेंट। तो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक कितना इंपॉर्टेंट है। एंड NLP में उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को रीड किया था, दैट इज़ वॉट दे बोथ बिलीव्ड। यू शो मी हाउ इज समवन डूइंग इट, एंड देन आई टेल यू कि उसने कैसे किया है। वो मेंटल मॉडल स्टडी किए थे उन्होंने, फादर ऑफ हिप्नोसिस
रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप की कुछ हाँ चीज़ें। कि ये कैसे सोचते हैं। Okay, ठीक है। मतलब वर्जीनिया शी वाज द बेस्ट थेरेपिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ऑफ कोर्स हमारे मिल्टन रिक्सन तो हैं ही, तो उन्होंने इनको स्टडी किया था। सो दे हैव गिवन मेंटल मॉडल्स, क्योंकि जो हम साइकोलॉजी अदरवाइज पढ़ते थे दैट वाज ओनली मोर अबाउट डिजीजेज, और यू नो साइकेट्री इज मोर अबाउट मेंटल इलनेसेस, लेकिन नोबडी इज टीचिंग यू द सक्सेस कोड. Nobody is teaching you the problem solving code. So they studied these people who have achieved beyond the normal, like the normal जो 80 to 90% people जिस zone में रहते हैं, तो उनको study करके that is where they created mental models. Okay. And they gave us those mental models, that how to have that growth mindset, how to rewire your mind. और इसके foundations हैं clear, जैसे programming language वैक है, like और चीज़ें हैं. उसके बाद आप techniques अपने आप बना सकते हो. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड 5, 10, 50, 100 टेक्निक्स हैं. राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ इट, दैट इसको VAK चाहिए, विजुअल ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक चाहिए, और हर एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ सेव्ड है, और आपको उसको ऑल्टर करने की साइंस आनी चाहिए. उसके बाद आप अपनी टेक्निक्स खुद बना सकते हैं. ओके, क्योंकि अगर बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए. 369 है, 555 है. तो इसमें ऐसे क्या रिचुअल्स हैं जो डेली एक जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है कर सकते हैं? सी NLP में एक तो मतलब मैं ऐसा कई बार बोलती हूँ, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन. क्योंकि मैनिफेस्टेशन का क्या है कि सिंपल है, यू हैव अ फ्रीक्वेंसी. अब अगर हम स्पेक्ट्रम देखें इमोशनल वाला, तो उसमें शेम, गिल्ट सब 20 हर्ट्स पे नीचे नीचे आते हैं. राइट. तो अब आप एक पीस ऑफ, आपका थॉट इलेक्ट्रिक है, फीलिंग मैग्नेटिक है, तो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक ओवरऑल मेजरमेंट भी किया जा सकता है. तो अगर एक FM की तरह या TV चैनल की तरह आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन आपको उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के रीजंस क्या है? थॉट्स और इमोशंस. मैं टेबी फॉर्मूला देती हूँ, पर अगर वी टॉक अबाउट द बेसिक थॉट्स एंड इमोशंस, आपसे वो तो कंट्रोल हो ही नहीं रहे. तो फिर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको पता है, तो आप उनमें से हैं कि आपको पता तो है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे पॉजिटिव बोलना है, लेकिन आप उसमें इतना रेजिस्टेंस है आप ही के अंदर से, आप ही के अंदर सेल्फ जो सबकॉन्शियस में बैठी है, कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन आप खुद गिव अप करके रो रहे होंगे दैट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क. तो अगर आपने कभी लाइफ में वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ इनर वर्क लेफ्ट. सो व्हेन वी गिव इट लाइक अ टेबी फॉर्मूला, तो मैं यही बोलती हूँ कि ये जो सॉइल है ऊपर सबकॉन्शियस, तो वहाँ जो सॉइल है, उस सॉइल की क्वालिटी भी मैटर करती है. आपने उसमें जो बीज डाला, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, वो भी ठीक है, लेकिन जो उसकी नर्चरिंग है, that will come through beliefs and identities and your inner work, releasing your subconscious blockages. जितना आप उसको हीलिंग को करेंगे, उतना अच्छा वो मैनिफेस्ट होके बाहर आएगा. लेकिन अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हो और हीलिंग को दबा रहे हो कि मेरे अंदर तो कोई दुख ही नहीं है, मेरा कोई मनी वूंड ही नहीं है, मेरा कोई रिलेशनशिप वूंड ही नहीं है, इग्नोर द पास्ट, सप्रेस द इमोशंस, और तो आप मैनिफेस्ट करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, तो यू विल गिव अप इन वीक और अ मंथ, एंड यू विल बी समबडी हु विल बी प्रोपोगेटिंग इट डज नॉट वर्क. तो NLP आपको वो थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ, आइडेंटिटी को अलाइन करने में हेल्प करता है. द फास्टर वे, द डीपर वे. पास्ट से उठ नहीं पा रहे आप, पास्ट एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं पीछे से तू फेल होगा, तो पहले आप उसको, उस फाइल को खोलो. उस फाइल में विजुअल्स हैं, उस फाइल में ऑडियोज़ हैं, उस फाइल में फीलिंग्स हैं. पहले उस फाइल को एडिट करो. दैट इज व्हाट NLP गिव्स यू द पावर. वो करेगा कैसे, एक यूजर कैसे करेगा? आप जब आईज क्लोज करोगे, तो पहले आप उस एक्सपीरियंस को पहले तो सप्रेस करना बंद करो. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड यू ओपन दिस फाइल ऑफ फेलियर सपोज, तो यू वुड एक्चुअली सी व्हाट हैड हैपेंड. आपको पूरा मूवी की तरह दिखेगा वो. उसके कलर्स भी ब्राइट दिखेंगे आपको, सब कुछ राइट. फिर आपको उसकी आवाज़ साफ सुनाई देगी, किसी ने आपको टॉन्ट मारा था या टोका था जो आपको हर्ट कर गया. और अगर आप बने रहोगे 1 मिनट तक, तो आपको वो फीलिंग एग्जैक्टली आपकी बॉडी में भी वो आने लगेगी, वो एंजाइटी वो आने लगेगा. तो विजुअल्स को आप कॉन्शियसली, आप बिल्कुल ऑर्डर दोगे माइंड को कि इसको फेड अवे कर दो. ओके, इसको पॉज कर दो, या आप विजुअल को चेंज भी कर सकते हो. और अगर आप सिर्फ ऐसे स्क्रैम्बल भी करोगे, इट विल वर्क. आप ऑडियो को म्यूट भी करोगे एंड आप उसको रिप्लेस करोगे ऑडियो को. जैसे कोई मूवी आप इमेजिन करोगे, कोई मूवी चल रही है, लेकिन उसमें सिर्फ लिपसिंग हो रही है, लेकिन आपको कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही. एंड देन फीलिंग के लिए आप बॉडी में देखोगे कि मेरी बॉडी में कहाँ ये
घबराहट या एनजाइटी कहाँ हो रही है, और उस एरिया को आप एक कलर दोगे, एक शेप दोगे, एंड यू विल पुल इट आउट एंड थ्रो इट अवे एंड फिल इट विद अ गुड कलर। आप इसको सिर्फ 2-3 दिन भी करोगे, आप चौथे दिन अपना फेलियर याद करो, आपके अंदर से वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब जो पहले करंट बॉडी में जा रहा था वो डिस्कनेक्ट हो चुका होगा। इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू नाउ, नॉट अ पेनफुल मेमोरी। और अब जब आप कुछ फ्यूचर के लिए प्लान करोगे, दैट आई वांट टू सेट अप अ गोल, अब ये पिछले वाली पेन बीच में आके रेजिस्टेंस नहीं देगी कि देख कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, देख तू फेल तो नहीं हो जाएगा, अब वो मेमोरी नहीं बोलेगी। सो इसीलिए अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट भी करना है, कुछ एक्शन भी लेना है, तो जो डीपर इनर वर्क, तो एनएलपी थॉट्स और इमोशंस पे बहुत अच्छा काम करती है। ओके, सो एनएलपी में आपने एक टेक्निक बताई जिसमें आपको रिक्रिएट करना वो सीन Yes. जो आपके ट्रॉमाज हैं। हाँ, जैसे बचपन में किसी ने आपको बुली किया, तो आप उस चीज़ को फिर से क्रिएट करोगे कि ठीक है उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस तरह से ये चीज़ें बोली, इस तरह से मैं फील कर रहा था उस टाइम पे, और सेम इमोशन, क्योंकि बॉडी को, आपके दिमाग को बेसिकली पता नहीं है कि वो चीज़ें अभी हो रही हैं या पास्ट में हुई थी। हाँ, मैनिफेस्टेशन का भी यही कंसेप्ट है कि जब आप Reality सोचते हो करंट में, कि आप प्रेजेंट में सोचते हो कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अबंडेंस आप सोचोगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ आपके ये पास है, बहुत पैसे हैं, है। और उस तरह के केमिकल रिलीज करेगा, तो आप Yes. मोटिवेटेड रहोगे, उस तरह के एक्शंस लोगे, Yes. और आपका आर्य सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो Yes. बहुत सारी चीज़ें उस डायरेक्शन में काम करती हैं। सो यहाँ पे एनएलपी में जैसे पहला तो आपने ये टेक्निक बताया कि आपको रीप्रोग्राम कैसे करना है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक रिचुअल्स होते हैं कि किस तरह से आपको उसको प्रोग्राम करना है। सपोज हम कोडिंग भी कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन हमें डिज़ाइन करना है, तो उसमें कुछ कोडिंग होती है कि ये लैंग्वेज है, सी में आपको कोडिंग करनी है, फिर आपको बैकएंड इस तरह से बनाना है, डेटा यहाँ से ऐसे जाएगा, उसके लिए एपीआईज कॉल होंगी कि क्या होंगी, सेम वैसे ही इसमें होता है। तो एक चीज़ तो आपने बता दिया कि सीन हमने रिक्रिएट किया, उसको पॉज किया, आवाज़ को कम किया, उसको ब्लर किया, और ये टेक्निक एक बार में काम नहीं करेगी, किसी के लिए हो सकता है 5 बार बारी में भी कर सकती है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसका लिमिट नहीं है कुछ, किसी के लिए 5 बार में, किसी के लिए 10 बार में, किसी के लिए मे बी 20-25 बार करना पड़े, जैसा ट्रॉमाज होगा और जिस तरह से आपके इमोशंस पे होल्ड होगी, उस तरह से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या है, पहला तो ये जैसे टेक्निक हो इसमें भी ना वी कैन गो 1 लेवल आगे। जैसे अगर आपने बुली का एग्जांपल दिया है, राइट, तो जो बुली वाला जो इंसान है, आप उसका चेहरा याद करोगे तो आप ट्रिगर हो जाओगे। ओके, तो वहाँ पे वी वर्क ऑन द विजुअल ऑफ द पर्सन, कि आप उस इंसान का जब चेहरा याद करोगे, तो ये हमारी बड़ी फेमस टेक्निक है हमारी कम्युनिटी की, इसको हम जोकर टेक्निक बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब वी टेल द पर्सन कि अब आप उस इंसान को याद करो, और अब उसके ऊपर ना यू मेक दैट येलो हेयर, यू मेक दैट रेड नोज, यू मेक दैट ऑल द फनी थिंग्स, और बेसिकली हम विजुअली डिस्टॉर्ट करें। तो मैंने कहा फाउंडेशन वैक है, विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक, ठीक है। देन यू कैन हैव अदर ऑडियोज फ्रॉम दैट पर्सन, कि वो इंसान जब अब वो बोल रहा है तो उसके लाइक क्वैक 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 की आवाज़ आ रही है, जो उसने टॉन्ट मारे वो नहीं आ रही है, राइट। तो आप जब, और काइनेस्थेटिक जब आप बॉडी पे देखोगे कि बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है, उसको आपको रिलीज करना है, मतलब उसको आपको होल्ड करके थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, गिव इट अ कलर एंड शेप। वाई? क्योंकि प्रॉब्लम है कि पेन को ना माइंड सिर्फ उसको ऑल्टर कर सकता है जिसको वो देख सकता है। तो जो इमोशन है तो वो उसको टेंजिबल नहीं है, टचेबल नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए अगर हमें लगता है कि हमें हमारा ना दिल भारी हो रहा है, तो फिर हम आइज क्लोज करके दिल में उस जगह को एक लॉक कर देंगे कि ये सर्कल में ही भारीपन है। अच्छा, क्योंकि वो टचेबल नहीं होता, इसीलिए माइंड उसको कुछ कर ही नहीं पाता उसके लिए कुछ भी। तो इसीलिए जब उसको हम कलर दे देते हैं, बैड कलर ऑफ योर चॉइस, मर्जी का शेप दे देते हैं, फिर जब उसको हम विजुअलाइज करते हैं कि वी पुल्ड इट आउट ऑफ द बॉडी, तो माइंड इज एग्जैक्टली वर्किंग विद यू एंड डूइंग इट। लेकिन उससे पहले क्या कि भारीपन है, लेकिन आपको दिख रहा है, आप छू पा रहे हो नहीं, तो माइंड उस पर एक्ट ही नहीं कर पाता, माइंड आपकी हेल्प ही नहीं कर पाता। तो जैसे ही आप दर्द को, एंजाइटी को, कोई भी इमोशन जो आपके बॉडी में चल रहा है, जैसे आप उसको कलर दोगे, शेप दोगे, और उसको पुल आउट करके आप उसको थ्रो आउट कर दोगे, बट रिप्लेसमेंट इज द की, यू हैव टू पुट अनदर कलर, दूसरा एक अच्छा जो आपके लिए गुड कलर है, आपको वो भरना है। Okay. उसी जगह पे आपको ऑडियो रिप्लेस करनी है, आपको विजुअल भी अगर जैसे डिस्टॉर्टेड है, तो अगर आप पूरा ब्लैंक भी कर रहे हो, तो वहाँ पे फिल समवन यू लव, फिल योर ओन ब्राइटर पिक्चर। क्योंकि अगर आपको उस बुली से ऊपर उठना है, तो कैसे उठोगे, जब आप खुद को एक कॉन्फिडेंट उससे देखोगे, तो वो कर लो। तो देन दैट्स द अनदर वर्जन ऑफ वैक। सेकेंड होता है कि आपके ना यहाँ बॉक्सेस होते हैं, you have people you hate, people you like, people that things that irritate you, things that make you smile, वो सारे boxes होते हैं यहाँ पे। तो आपको NLP के थ्रू ये जज करना है पहले, जैसे you have to make a video, like somebody has to make a video or somebody has to do the homework, बच्चों को homework करना है लेकिन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो पेन बॉक्स में गया हुआ है। To shift it from pain box
टू एटलीस्ट कंफर्टेबल बॉक्स, अगर प्लेजर बॉक्स में नहीं आना है, उसके लिए योर बॉडी इज़ द की, राइट। योर बॉडी इज़ द की फॉर दैट। क्योंकि जब आप अगर मैं आपको बोलूँगी मुझे कोई कहानी सुनाओ जहाँ आप कंफर्टेबल हो, तो इंसान के ना कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, कुछ बॉडी एक्सप्रेशंस रहते हैं जो पर्सनल हैं, कुछ तो जनरल हैं, जैसे कि एवरीबडी विल बी लाइक आई एम हैप्पी, एक्सपैंडेड बॉडी, एवरीबडी विल बी कॉन्ट्रैक्टेड लाइक आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, वो Right. जनरल भी हैं। लेकिन देर आर सर्टन मोमेंट्स स्पेसिफिक टू यू, योर आईब्रोज, योर शोल्डर्स, लाइक कोई ऐसे बोलेगा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल, तो उसकी नेक इधर जाएगी, आई एम वेरी कंफर्टेबल। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि नेक इधर को करके बोल, आई एम कंफर्टेबल, वो सर्किट नहीं जुड़ा ऊपर, ओके। नहीं जुड़ेगा। तो अपने कीज को डिकोड करो कि व्हाट डू यू वांट टू एक्सपीरियंस। जैसे अब ये काम में मुझे कंफर्ट चाहिए, देयर वाज अ क्लाइंट, उसको आगे स्टडी करना था, उसका जॉब था, उसको आगे और स्टडी करना था, एक डिग्री उसे और कंप्लीट करनी थी। तो उसने बोला कि मैम पढ़ने का ना मन सा नहीं करता, क्योंकि तरफ आप जॉब भी करने लग गए हो। तो आई सेड व्हाट डू यू वांट टू फील, ये तो तुम मुझे बता रहे हो जो तुम फील करते हो, तुम फील क्या करना चाहते हो। तो कहते हैं आई वांट टू डू इट, मैंने फीलिंग बताओ, इमोशन बताओ साथ का। तो उसने बोला कि आई वांट टू फील, देन आई टोल्ड हिम कंफर्टेबल। कंफर्टेबल इज सच अ अंडररेटेड इमोशन। तो मैंने यू वांट टू फील कंफर्टेबल स्टडिंग, कहते यस। तो मैंने मुझे बताओ 3 जगहें जहाँ तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल फील करते हो। तो he said that while talking to my wife or while playing with my child, or he gave me 2-3 places. And when he was telling me this, I looked at his eyebrow movement, I looked at his shoulder movement and neck movement, and I told him कि these are the movements you have. अब मुझे ना ये movement stable करके बोल के देखो कि तुमने हिलाना नहीं है खुद को, अब बोलो। कहते मैम अब तो नहीं आ रहा फीलिंग। तो मैंने these are your personal keys। ओके। अब 3 बार उसने फिर खुल के बोला आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू माई वाइफ, आई एम वेरी कंफर्ट, पूरा जो उसका मूवमेंट था। एंड चौथी लाइन उसने बोली आई एम कंफर्टेबल स्टडिंग फॉर माई हायर एजुकेशन, सो इट्स कॉल्ड सैंडविच। सो नाउ देर इज अ शिफ्ट ऑफ स्टडी फ्रॉम द बॉक्स ऑफ पेन टू द बॉक्स ऑफ कंफर्ट। तो वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको रोज 2-3 बार करो एंड यू विल सी कि अब वो जो रेजिस्टेंस मैंने शुरू में बोली पढ़ने के लिए वो नहीं आएगी। एंड आई रिमेंबर द नेक्स्ट सेशन ही सेड मैम मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, मैंने गुड। तो बस, और जब वो कभी भी आपको जो भी आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए और मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, नॉट ऑन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स की बात करोगे तो आप इवन आप सुबह सो के उठो तो आपको जो उस दिन की नेगेटिव चीज़ें होने वाली हैं, सपोज आपके पास वर्कलोड बहुत है, वही चीज़ तुरंत ट्रिगर करेगी कि यार आज तो ये मीटिंग करनी है, ये काम हुआ नहीं है मेरा। तो नेगेटिव बहुत नेचुरल है। तो आप कह रहे हो उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको करना है। तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को या नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करके पॉजिटिविटी में आ जैसे सकते अब आपको पता है ये तो करना ही है, आपको पता है काम करना ही है, लेकिन आपने उसको पेन बॉक्स में डाला है ना, राइट। तो अगर आप पहले से शुरू कर देंगे, स्पेशली 1 नाइट बिफोर, और आपको सिर्फ ये बोलना है आई एम कंफर्टेबल डूइंग माई डैश वर्क टुमारो, आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग माई जो भी आपका काम है। बेसिकली आप सबकॉन्शियस को अपनी ऑर्डर दे रहे हो, राइट? हाँ, क्योंकि आप ही ने ये बोल बोल के वहां डाला है। देखो यू वर वेरी हैप्पी जब आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ था, आप इस जॉब के लिए बड़े खुश थे, बिल्कुल। तो आपने इसी जॉब को पॉजिटिव वाले बॉक्स में खुद डाला था। लेकिन धीरे धीरे आप ही ने एफर्म कर करके, आप ही ने बोल बोल के, ओहो ये आपने एक्सप्रेशंस दिए थे, ठीक है, आपने बॉडी लैंग्वेज क्रिएट की थी टू व्हेन यू पुट द सेम वेरी जॉब इन द नेगेटिविटी बॉक्स। ये तो ठीक है। ये हो गया कि अगर आपको खुद लगता है कि ये चीज़ नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा मैंने बर्डन ले लिया है, ये तो चलो ठीक है, आप इससे रिजॉल्व कर लोगे। बट कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस में जब अपने होते हो तो बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी होते हैं जिन्हें आप फेस नहीं करना चाहते हो। तो मैं उस टर्म में पूछ रहा हूँ कि जब आपको लगता है कि यार उसके साथ मीटिंग करनी है, उसने ये चीज़ बोली है, उसने डेडलाइन भी ऐसी रखी है कि मीट नहीं हो सकती है, अगेन जैसे ही डेडलाइन मीट नहीं होगी तो फिर वो मेरे को सुनाएगा कि यार तुम क्या काम कर रहे हो, तुमने किस लिए हायर किया है। तो वो वाली चीज से कैसे बचे? देखो, एक तो आई गो लिटिल बियॉन्ड NLP ऑल्सो हियर, कि हमें बोलते हैं कि एवरी ट्रिगर इज अ मिरर ऑफ योर अनहील्ड पार्ट। ओके। क्योंकि बीच में एक मीनिंग विंडो है, वो बॉस 5 लोगों को सेम ही काम दे रहा है या सेम तरीके से डील कर रहा है, लेकिन 5 का जो इमोशनल रेजिलियंस है वो अलग है, डिफरेंट, राइट? तो वो 5 का जो इमोशनल रेजिलियंस अलग क्यों है? क्योंकि बीच में एक मीनिंग विंडो है, DDG फिल्टर बोलते हैं उसे हम, जैसे कि ये हमेशा ही ऐसे करता है, ऑल दैट स्टफ। तो 5 के 5 अलग तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो वी विल टेक अप वन केस डिफरेंटली कि तुम इस पे इतना ट्रिगर क्यों हो रहे हो। ठीक है। तो एक रीजन तो उसकी मीनिंग विंडो हो सकती है। सेकेंड, इट कैन बी अ वूंड। ओके। वूंड मतलब ये कि आपको बचपन से भी क्रिटिसिज्म मिला था, आपके पापा ने भी आपको ऐसे ही ट्रीट किया था, तो आपके एक वूंड है। अब वो बॉस भी आके उसी को छेड़ता है, आप उस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन इट्स अ पैटर्न इन यू ऑलरेडी। तो यू कैन नॉट हैंडल
अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म, आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना है. हर्ट रेजिस्टेंट होने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, वेयर इन माई न्यूरॉन्स I have more power than my boss, than my relatives, than my friends, than my neighbors, than my uncle and auntie. क्योंकि जब उसकी पावर ज़्यादा है तो कोई कुछ भी बोलेगा, यू नो इट. लेकिन जब आपकी अपनी पावर कम है और आपके न्यूरॉन्स में इन सब की ताकत ज़्यादा, तो ये जो भी बोलेंगे ना, आप ओवरवेलम हो जाओगे. सो स्ट्रेस इज़ योर इनएबिलिटी टू हैंडल योर सिचुएशन. आप ही के सेम ऑफिस में एक ऐसा भी इंसान होगा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉस क्या बोल रहा है, और वो खुश भी है. लाइक उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इंक्रीमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसकी 4 बुराइयां हो रही हैं. इन लोगों की सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है. समझ रहे हैं, लाइक इनको नहीं फर्क पड़ रहा है. तो ये चीज़ें आप सेल्फ इमेज पे काम करके इसको मास्टर कर सकते हो, नॉट बाय सप्रेसिंग योर इमोशंस. मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप ये मोटिवेशन से नहीं होगा. लाइक मैं ये अगर आपको कोई आपको बोले कि यू शुडंट केयर व्हाट योर बॉस सेड, बट मुझे तो फर्क पड़ रहा है भाई, मुझसे नहीं इमोशन हैंडल हो रहा है ये, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज वीक हो चुकी है. सो सेल्फ इमेज के लिए ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ टूल्स लाइक सेल्फ लव एंड अदर थिंग्स. लेकिन डीपर वो भी होता है कि जो सप्रेस्ड इमोशन है बॉटल्ड अप हो पहले ही. तो अब अगर उसको कोई भी छेड़ता है ना, तो वो फिर आप ओवरवेलम हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों पे भी. तो अगर आप वो चिड़चिड़े हो चुके हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू लिटिल EFT एंड लिटिल ब्रीदिंग आउट. और स्पेशली मेन इन द कंट्री, आई वुड से कि पहले तो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो. राइट. कि मतलब बैठो और थोड़ा रोना है तो भाई रो लो. ओके, सो यहाँ पे इससे थोड़ा सा इजी बनाते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 स्टेप या 4 स्टेप प्रोसेस क्या है नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना या इमोशंस पे अपना कंट्रोल करना, या जो भी आप इसे बोलो. हाँ, रिलीज. मैं बोलूँगी रिलीज. सी आई गिव RRH फॉर्मूला, दैट इज रीप्रोग्राम, रिलीज एंड हील योर इमोशंस. मतलब ये तीनों स्टेप से गुजरे हैं आप. तो रीप्रोग्रामिंग तो ऑफकोर्स हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ओवरवेलम हो रहा है तो आई गिव यू 3 स्टेप्स हियर. पहले तो बैठें, आंखें बंद करें और एक्नॉलेज योर इमोशन कि इस वक्त ना मुझे गुस्सा आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मुझे सच्ची गुस्सा आ रहा है. एंड देन यू सी कि आपको क्या दिख रहा है, आप उसे एडिट करें, लेकिन ऑब्जर्व योर बॉडी कि मुझे गुस्सा कहाँ आ रहा है मेरी बॉडी में. एंड दैट्स व्हेन यू ईदर पुट द कलर एंड थ्रो इट अवे, और यू रिलीज इट थ्रू द ब्रेथ बाय टैपिंग योर सेल्फ. आप EFT कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग EFT ना हो, शॉर्ट EFT करो, जस्ट टैप योर सेल्फ. EFT इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जहाँ पे आप जो आपके बॉडी में मेरिडियंस हैं, चैनल्स हैं. इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. ओके. तो जब आप सप्रेस करते हो ना, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पाइपलाइंस में ना अटकी हुई है, तो आप बॉटल्ड अप हैं आप. तो अब आपका रिमोट काम नहीं करता, तो आप क्या करते हो? टैपिंग करते हो, राइट? तो जब आपको कोई चीज़ का फ्लो वो करना है, तो आप टैपिंग करोगे. तो मिनिमम टैपिंग यू कैन डू ऑन योर हार्ट space, heart chakra, little thigh में soft spot here, and affirm करेंगे that I allow this anger to be released, and breathe out through your mouth से. क्योंकि जब हम sigh of relief लेते हैं तो क्या करते हैं? तो ये हमारे बॉडी का ना एक्सट्रीम मैकेनिज्म है, हमें ये पहले कर लेनी चाहिए. मतलब सो स्टेप 1 इज दैट यू एक्सेप्ट, स्टेप 2 इज दैट यू रिलीज इट, एंड स्टेप 3 इज व्हाट डू यू वांट टू फील. उधर भी तो जाओ ना, राइट? व्हाट डू यू वांट टू फील? आई वांट टू फील कामर, फॉर एग्जांपल. मतलब एंगर से लड़ना नहीं है, थॉट इमोशन से लड़ना नहीं है, उन्हें रिलीज करना है. और उसके बाद डिसाइड करना है व्हाट डू आई वांट टू एक्सपीरियंस. सो मे बी आई वांट टू फील काम. लोग उस पर फोकस ही नहीं करते कभी कभी, मुझे एंग्री फील नहीं करना, मुझे एंग्री फील नहीं करना. अरे नहीं, हो गया, रिलीज हो गया, फील क्या करना है? आई वांट टू फील काम. तब एक टेक्निक होती है, एज इफ, हिप्नोटिक टेक्निक है ये. आपको बस कमांड देनी है, एज इफ आई एम कामर. ठीक है? और अगर आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि मैं नहीं हो रहा हूँ, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करोगे, आई एम बिकमिंग कामर, ING. क्योंकि जब आप बोलते हो आई एम काम, कॉन्शियस इज लाइक नो, बट व्हेन यू से आई एम बिकमिंग, कॉन्शियस लाइक हाँ ये हो सकता है, तो वो रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करता. सो इफ आई रिकैप, number 1 is that you close your eyes and accept your emotion, that I am feeling this right now, and observe it all over your body. Observe it in your mind, observe it in your body, and mind में आप उसका pictures change करें, body से उसे आप tap करके हल्का हल्का, I allow my mind and body to release this energy, release this energy. फिर आप थोड़े शांत हो जाएंगे. Third step, what do you want to experience? As if I am calmer, as if I can handle this situation with ease. आप 2 बार बोल के देखो, breathe in and breathe out, आपको ऐसे आपकी स्टेट चेंज होगी. राइट. इसमें सेम यही चीज़ विपाशना में भी बताई जाती है, और ओशो भी इसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं. वो कहते हैं कि जब भी आपको कोई फीलिंग है, फीलिंग बहुत नेचुरल है, 70,000 80,000 आपको थॉट्स दिन में आते हैं. उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है? जो एक बंदा मेडिटेट कर रहा है, जो मेडिटेट नहीं करता है, मेडिटेशन वाला
उस पे उसका कंट्रोल होता है, वो समझता है कि अच्छा ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ हाँ गुस्सा खत्म, अच्छा ठीक है मुझे खुशी हो रही है, ये इमोशंस को देख रहा है ऊपर से, एक था मतलब बर्ड आई व्यू उसको दिख रहा है, अवेयरनेस अवेयरनेस है उससे कि क्या हाँ। चीज़ें चल रही हैं उसके दिमाग में। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम, जो मेडिटेट नहीं करते हैं या जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हाँ। नहीं है, वो अगर उनको कोई इमोशन आता है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में ही हाँ, गुस्साए हुए उसमें, हैं, हाँ। सुबह से गुस्से में हैं, Ignore, ऑफिस में भी हाँ। गुस्से में जा रहे हैं, हर जगह गुस्से में जा रहे हैं, तो इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। Yes, they तो avoid it. विपाशना भी कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी इमोशन आए, अगर आप गुस्सा हो, किसी को देख रहे हो और वो गलत काम कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो जस्ट अपने आप पे देखो, खुद को अपना मतलब एक अलग तरह से खुद को देखना, विपाशना का Yes, मतलब हाँ, भी है self विशेष तरह awareness. से अपने आप Yes, को देखना। yes. उसमें आप अपने हार्ट बीट को देखो, अच्छा मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मतलब मैं yes. गुस्से में हूँ, ठीक है मेरी ब्रीदिंग शॉर्ट हो रही है, ठीक है अब उसको नॉर्मल करो। ब्रीदिंग को नॉर्मल कैसे करोगे, गहरी सांस, जैसे आपने बताया, जैसे गहरी सांस लेना शुरू करोगे, आपका जो हार्ट पेम्पटेशन था, जो हार्ट yes. की धड़कने की जो स्पीड थी, वो भी धीरे धीरे काम होती जाएगी और आपका इमोशन चेंज होने लगेगा। yes. तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आई थिंक सभी को इसको अपने लाइफ में बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और जब आप इवन मैं अभी कुछ दिन पहले से ये चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू किया कि जब मैं दुखी होता हूँ, मतलब बिना वजह कोई बात नहीं है, आप सुबह उठे आप सैड है, हाँ। तो बस मैं ये देखता हूँ, अच्छा मैं सैड हूँ, ठीक है, फिर करते करते कुछ अगर कुछ अच्छा हो रहा है, खुश हूँ, तो फिर उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा मैं खुश हूँ, तो मैं उसको अपने आप को डिअटैच कर लेता हूँ उस फीलिंग से कि अच्छा ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, मैं ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप इसको हैबिट बनाते जाओगे, तो आई थिंक आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस इज सुपर पावर। राइट, सेल्फ अवेयरनेस इज सुपर ये समझना बहुत मुश्किल है, मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया था कि ठीक है ये क्या बोलते हैं कि कंट्रोल करना या इमोशंस को देखना, इसमें आई बहुत बड़ा वुड डिफरेंस rather है। use the word control के बजाय awareness is the right word, that I Awareness am कह aware सकते हो, about my right. because you are somebody who has to watch your thoughts. You are somebody who has to watch your emotions. Right. लेकिन we become the thought, we become the emotion. वो और वो हमें, मैंने कहा ना, तो माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ओशो ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ओशो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट हाँ, उनके जब नहीं, आप नहीं, बातें सुनोगे ना, बहुत अच्छी बातें बताते हो। वो उसमें ये चीज़ बोला है कि क्रोध जो है, आप नहीं हो, वो एक इमोशन है जिसे आपको देखना है कि Yes. अच्छा मैं गुस्सा हूँ, हाँ, उस चीज़ को देखो, उस yes, चीज़ को फील करो। yes. आप क्रोधित मत हो, आप गुस्साने का Correct, आपको हक है, yes, लेकिन आप perfect. वो बनो मत, वो yes. इमोशन You have to watch the emotion. Right, right. You don't have to become the emotion. Right. और अगर वो आइडेंटिटी लेवल पे है भी, तो आप उसे एड्रेस कर लो एक बार, क्योंकि वो अधूरा है। जैसे हम शैडो वर्क में बोलते हैं कि जो आपकी एंग्री शैडो होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्यार करती है आपसे, क्योंकि वो डिफेंसिव होने के लिए आ जाती है। बिल्कुल। जितना तो वो डिफेंसिव होने के लिए आ जाती है। लेकिन इनको हम शैडोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डार्कर शैडोज है जिनको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो होता क्या है कि जब आपने इमोशन को सप्रेस किया, सपोज आपको बचपन में पापा ने आपको कुछ बोला और आपको बहुत गुस्सा आया, या टीचर ने कुछ बोला आपको गुस्सा आया, आपने उसको सप्रेस कर दिया, यू सप्रेस्ड इट। राइट। तो अब आपके दो फ्रेगमेंट्स हो गए। एक चेहरा जो आपने सामने ले लिया कि दिस इज द वे आई शुड बिहेव, लेकिन मन तो आपका गुस्सा करने का था, वो चला गया सबकॉन्शियस में। ओके, ठीक है। तो वो कभी कभी वो शैडो आप पे टेक ओवर करेगी। ओके, तब आप वो रूप जो आपने वहाँ एक्सप्रेस करना था, वो आप अब एक्सप्रेस करोगे। कभी कभी आप छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर सकते हो, या लाइक वो एक पैटर्न, वो शैडो है जो आपके ऊपर बार बार टेक ओवर करती है। उसको क्या चाहिए, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। शैडो है ना, उसको लाइट चाहिए, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो क्या है, वो सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप अवेयर होते हो कि मेरे अंदर एक ऐसा दबा हुआ गुस्सा है, और जब आप उस शैडो को बुलाते हो, क्योंकि बचपन में आपने उस शैडो को बोला तू गंदी है, गुस्सा इज रॉन्ग। नो इमोशन इज गुड और बैड, इमोशन इज जस्ट इमोशन। सिर्फ एनर्जी इन मोशन है वो, उसको कभी भी अच्छे और बुरे कैटेगरी में नहीं डालना है। तो जब आप उस एंग्री शैडो को बुलाते हो, लाइक वी डू दिस टेक्निक विद द पीपल, जब उसको बुलाते हैं और हम उसको प्यार देते हैं, क्योंकि वो रिजेक्टेड है ना, रिजेक्ट कर दिया हमने अपने गुस्से को, इमोशन को। तो जब उसको बुला के हम अनकंडीशनल लव देते हैं, तब होती है इंटीग्रेशन। तो जो कॉन्शियस लाइट उसके ऊपर पड़ती है, फिर वो शैडो दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ बिहेवियर चेंज इन यू। अब आपके वो शैडो है ही नहीं जो आपके ऊपर कभी कभी टेक ओवर करे और आप लोगों पे वो गुस्सा निकाले। तो एनी सप्रेस्ड इमोशन नीड्स योर अनकंडीशनल लव, क्योंकि जो सेल्फ लव, जो सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट्स नॉट जस्ट अ मी टाइम। लेकिन लोग समझते हैं सेल्फ लव का मतलब है जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँ, मैं मूवी के लिए चला जाऊँ, मैं म्यूज़िक कर लूँ, मैं ये कर लूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो सेल्फ लव है। वो भी है, वो बहुत सरफेस लेवल है। रियल सेल्फ लव इज़ कि जो आपने ये जो अपनी डिजेक्टेड पार्ट्स है ना आपके, जिन चीज़ों से आपको अपने अंदर प्रॉब्लम है कि मेरा नाक ऐसा क्यों है, मेरा गला ऐसा क्यों है, या मैं बचपन में यहाँ क्यों पैदा हुआ, या मेरे माँ बाप ऐसे कैसे, जो चीज़ें आपने डिजेक्ट कर रखी हैं अपने हिस्से की, वो आप ही के सबकॉन्शियस में, जब आप उनको बुला के उन्हें प्यार देते हो,
when you like literally accept them, that's the real definition of self love. तब आप integrate होते हो, जिसको इंटीग्रेशन योग जो भी आप आगे जाके जो बोले बिल्कुल, बिल्कुल। वही वो इंटीग्रेशन होता है. तो हमारा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में सब जगह यही है कि हम इमोशन पे उंगली उठाते हैं. I tell this lot to parents and even in relationship to people. जैसे recently there was a couple that had come to me. तो वो एक दूसरे के इमोशंस पे उंगलियां उठा रहे हैं. ये गुस्सा कैसे हो सकती है, राइट? तो नहीं, ये फिर ये इनको गुस्सा कैसे आ सकता है? मैंने बोला गुस्से पे उंगली नहीं उठाओ. गुस्से के बाद अगर कुछ पटका है ना, उस पे उंगली उठाओ. राइट. सो इवन पेरेंट्स लाइक कि ये इतनी सी बात पे नाराज कैसे हो सकता है? भाई नाराजगी उसको अलाउ करो. यू टेल योर चाइल्ड आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग एंग्री. क्योंकि इमोशन सिर्फ एक चीज मांग रहा है, एक्नॉलेजमेंट, कि मुझे एक्नॉलेज करो. तो उस वक्त भी एक्नॉलेज नहीं किया गया. अब आप एक्नॉलेज करोगे तो भी वो इंटीग्रेट हो जाएगा. तो पेरेंट्स रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन, सपोज समबडी सैड, और सैडनेस में वो किसी से बात नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, यार तू दुखी क्यों है? नहीं, आप उसको जाके बोलेंगे दैट मैं समझ रहा हूँ कि तू दुखी है. एक्नॉलेज द इमोशन. एम्पैथी बेसिकली शो करना है. एक्सेप्ट करो इमोशन. ये भी कर सकते हो कि मुझे पता है तू जेलस फील कर रहा है, मुझे पता है तू गुस्सा फील कर रहा है, मुझे पता है तू डर लग रहा है. क्यों? इमोशन बुरा थोड़ी है कोई. जो इमोशन है वो एक्नॉलेज करें उसे. सो व्हेन यू गो टू द पर्सन एंड टेल द पर्सन दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग जेलस, ये भी चलेगा. आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग एंग्री, लेकिन इसके लिए तू ये थोड़ी करेगा कि तू बात ही ना करे किसी से. बिहेवियर पे क्वेश्चन करो, एक्शन को चेंज करने को बोलो, किसी को इमोशन चेंज करने को मत बोलो. Okay. You'll have a lot of better connection with your partner also, with your children also. क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस बारे में एक्नॉलेज नहीं है, इसलिए वो जो सप्रेशन क्यों है लोगों में, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला ना चुप कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर दे. तो वो रोना बंद कर कहाँ है? आप ही के अंदर है. मेरे पास जितने केसेस आते हैं तो मैं उन्हें पहले नहीं बताती हूँ. मैं उन्हें कहती हूँ कि चलो आपकी ना सैड सेल्फ को बाहर बुलाते हैं. तो व्हेन आई टेल देम टू क्लोज देयर आईज एंड यू नो set an intention to call that self which is sad, वो हमेशा 8 साल 6 साल 4 साल 10 साल का बच्चा दिखता है उनको अपना, जब उन्होंने अपने इमोशन को सप्रेस कर लिया था. ओके. ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले की मूवीज़ में दिखाते थे. जब कोई भी डाउट के पोजीशन में रहता था तो उसके अंदर से दो इंसान निकलते थे. yes. एक अच्छा वाला रहता था जो वाइट कलर के कपड़े पहनेगा, एक बुरा वाला जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहता था, और दोनों से कन्वर्सेशन होती थी. तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन था कि वो कहता है कि हाँ ये चीज़ में, वो कहता था तूने तू अच्छा नहीं है, तूने ये चीज़ें की है, तूने इसे बुरा बोला, ऐसा किया. दूसरा बोलता था नहीं लेकिन देख तूने ये चीज़ें अच्छी भी की है. तो आई थिंक वो आप वही चीज़ बात करो, वो एक्चुअली वो होता है हमारे अंदर. और बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, दो नहीं होती हमारे अंदर, 200 होती हैं. एक चीज़ और है, सिर्फ डाउट होता है. जैसे अब सपोज जैसे थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि आपको विजुअलाइज करना है चीज़ों को. कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में, जो डिस्पेंसा को भी आप देखोगे तो वो कहते हैं कि आप उसको क्रिएट करो अपने फ्यूचर को. तो अगर आपको क्रिएट करना है तो पहले आपको यहाँ पे उस चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा. हर चीज़ 2 बार होती है, एक बार यहाँ होती है, एक बार फिर नॉर्मल यूनिवर्स में होती है. तो अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे करना है तो पहले यहाँ करना पड़ेगा, और यहाँ के लिए आपको उस चीज़ से वो मानना पड़ेगा कि वो चीज़ हो चुकी है. सपोज अगर आपको एक फरारी चाहिए तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा मेरे पास फरारी है. ठीक है, आपके ब्रेन में उसी तरह की फंक्शनिंग होगी, आपका RAS एक्टिवेट होगा अगेन. तो यहाँ पे मुझे था, लेकिन जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो कि ठीक है मेरे पास फरारी है, तो फिर आपका एक अंदर वाला जो दूसरा वाला इंसान है वो आप पे डाउट करते हैं, कहते हैं क्या बात कर रहा है भाई, तेरे पास एक मारुति तो है नहीं और तू बात कर रहा है फरारी की. तो ये सेल्फ डाउट को कैसे खत्म करें? इसको अब रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. हाँ, रेजिस्टेंस है. तो एक्चुअली इसमें ना कुछ टेक्निक्स हम इसीलिए लगाते हैं कि जो आप गोल भी सेट करो वो उतना सेट करो जिसमें बहुत रेजिस्टेंस ना आए. वी कॉल इट राइट एंड लेफ्ट ब्रेन. मतलब आपको ना उसको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बिल्कुल. और अगर हम उसे लॉजिक, जैसे बेसिकली इशू ये होता है कि यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट. लाइक आप वो अट्रैक्ट करोगे कि अगर आप बोलोगे आई विल गेट इट, आई वांट इट, तो वो विल और वांट में ही रहेगा. इसीलिए हम उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं आई हैव इट, ताकि वो आप सही ट्यूनिंग हो जाए. लेकिन यहाँ पे मैं तभी बोलती हूँ कि इसमें ING लगा दो, ताकि कॉन्शियस माइंड फिर रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करता. जब हम बोलते हैं कि मेरी फरारी आ रही है, इट इज़ ऑन इट्स वे, सो आप उसको तब तक बोलें जब तक कि वो आ चुकी है तक ना जाए. सो एफर्मेशंस को भी वैसे कर दें. और मैं फर्स्ट लेवल पे कई बार बोलती हूँ कि पहले आप गोल उतने बनाओ जितने आपको रेजिस्टेंस इसमें कम है, क्योंकि एवरी बिलीफ हैज़ एविडेंस बिहाइंड इट. तो जब आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर देगा, यू विल हैव लॉट ऑफ फेथ on the idea of believing it is done.
तो मैं लोगों को बोलती हूँ सीधा ही फरारी या सीधा ही मिलियनेयर ना शुरू करो, क्योंकि जितना बड़ा आपने गोल ले लिया उतनी बड़ी यहाँ से रेजिस्टेंस आ गई, वो उतना ही बड़ा आया है वहाँ से। इट्स अ वेरी सटल साइंस ऑफ इमोशंस। लेकिन जितना आपने सडनली इतना बड़ा गोल ले लिया, Right, right. जैसे जैसे किसी दिन क्या होता है, किसी दिन आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो कि आज तो इतने मोटिवेटेड हैं कि बस आप रियलाइज़ करोगे नेक्स्ट डे ना आपकी एनर्जी इतनी ड्रिप होगी कि आप बेड में पड़े हो, जब आपने सोचा कि कल से तो लाइफ ऐसे हो जाएगी, आज तो मैं फुली मोटिवेटेड हूँ। क्योंकि जितना बड़ा आपने यहाँ करंट जनरेट किया, आपके हिस्से ने उतना ही रेजिस्टेंस जनरेट किया। तो आई टेल देम एट टाइम्स कि पहले छोटी छोटी चीज़ों को, जो आपका हिस्सा लॉ ऑफ वाइब्रेशन में यकीन नहीं करता, पहले उसे पटाओ। पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, फ्रॉम मैनिफेस्टिंग अ पार्किंग, राइट, from there, that from secret. manifesting a parking. I do this. I always manifest parking and no traffic jam areas. So start from manifesting little parking, little gulab jamun, little chai, a call from a friend. जब आपने ये सब एक महीने में अगर आपने ऐसी 100 चीज़ें भी manifest कर ली, तो that is where you have a belief in law of vibration. Now when you have a bigger goal, that मेरी कार भी आ रही है, तो you will be in alignment with that. राइट। ये बहुत ही सिंपल ऐसे, और मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो आप जब आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है या कोई भी लैंग्वेज बोलनी है, तो पहले आप क्या करते हो, पहले अल्फ़ाबेट सीखते हो, फिर उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखते हो। लोगों से आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करोगे, फिर आप उसके बाद ग्रामर सीखोगे कि इज़ एम आर कहाँ यूज़ होगा, हैज़ हैव कहाँ यूज़ होगा, फिर आप बड़े बड़े वर्ड्स बनाना शुरू करते हो। सेम प्रोग्रामिंग में पहले आप छोटा सा प्रोग्राम बनाते हो, हेलो वर्ड का, हाई वर्ड का। उसके बाद से आप थोड़ा सा बड़ा प्रोग्रामिंग बनाओगे, कैलकुलेटर का बना दिया छोटा सा, एक गेम बना दिया, फिर आप सोचोगे मेरे को ई कॉमर्स पूरा एप्लीकेशन बनाना है। तो वो राइट वे है। और आई थिंक मैनिफेस्टेशन का भी राइट अप्रोच यही है कि पहले आपको अपने सबकॉन्शियस को अगर ट्रेन करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्टार्ट करो छोटी चीज़ों से जिसमें उसको रिजल्ट आ रहे हो। और जब किसी भी चीज़ का गेमिफिकेशन होता है और उसमें रिजल्ट आपको दिखते हैं, हाँ। तो आपको उसमें लगता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, काम कर रही है। और जैसे ही आपने ये चीज़ को अपने लॉजिकल ब्रेन को फीड करना शुरू कर दिया, उससे सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया, तो आई थिंक वो आपसे कन्विंस होने लगेगा। और ये जो सेल्फ डाउट आ रहे थे आपके, वो भी थोड़े कम होने लगेंगे। और धीरे धीरे आपकी जो ये सेल्फ टॉक थी, आई थिंक जितने भी कोच हैं, लाइफ कोच हैं, जो अपनी कहानियां सुनाते हैं, उनके लाइफ में भी ऐसे ही रहता है कि शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बाद में धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से चीजें की और अपनी लाइफ को पूरा चेंज किया। रेजिस्टेंस इज नॉट अ बैड थिंग, इनर क्रिटिक बैड गाय नहीं है, बिल्कुल। वो क्योंकि हमें वो भी चाहिए, नहीं तो वी कांट बी जंपिंग फ्रॉम द विंडोज इन द नेम ऑफ मैनिफेस्टेशन कि भैया एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगा। तो उसके लिए भी क्रिटिक चाहिए जो आपको बताए। जैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर दो सिर्फ इस बात पे कि ओके आई एम इन्वेस्टिंग इट, मुझे तो यकीन है, राइट, मुझे तो यकीन है कि ये तो डबल होगा ही होगा, राइट। तो दैट इज वेयर अगर क्रिटिक आके बोल भी रहा है लॉजिकल माइंड की, सोचो एक बार, तो क्रिटिक इज नॉट द बैड गाय। लेकिन क्रिटिक को लड़ना नहीं है, उसको सेटिस्फाई करना है। वी हैव टू लाइक मेक फ्रेंड्स विद द क्रिटिक। तो वी हैव एक प्रोसेस होती है हमारी, वॉल्ट डिस्नी करते थे, तो वो पहले दिन ना ड्रीमर बन के आते थे। अच्छा। तो वो बहुत सारे अपने ड्रीम्स लिखते थे कि ये दिस नंबर 1 नंबर 2, और हम ये बहुत पावरफुली कराते हैं अपनी कम्युनिटी में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ऊपर जाता है। तो पहले उनको बोलते हैं कि लिखो, जो तुम्हारे सपने लिखो, कि जो लिखोगे पूरा हो जाएगा। द ड्रीमर इज एक्टिवेटेड। तो हम एक आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं अभी। अच्छा। तो आपने वो पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद फिर हम इंटेंशन सेट करते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू द क्रिटिक इन मी। तो वॉल्ट डिस्नी खुद क्रिटिक बन के आते थे अगले दिन, खुद अपने ही प्लान फाड़ देते थे कि ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो फंड्स नहीं मिलेंगे, इसमें तो लोग हंसेंगे, इसमें तो कलर ठीक नहीं है। एवरी पॉसिबल क्रिटिसिज्म खुद करते थे वो। तो उन्होंने खुद कर दिया, आप भी यही करो, अपने ड्रीम के आगे लिखो ये ड्रीम क्यों पूरा नहीं होगा। मैं एक्चुअली मेडिटेशन में कमांड देती हूँ कि ये आपके अंदर का वो हिस्सा है जो हर वजह जानता है कि आपका ये कोई सपना पूरा नहीं होगा। तो फिर वो लोग लिखते हैं, और वहाँ पे मैं उन्हें बोलती हूँ कि जो अंदर से आ रहा है ना, आई आ रहा है तो आई में लिखो, यू आ रहा है तो यू में लिखो कि यू आर लेजी, लाइक, या आई एम दिस। जो भी अंदर से आवाज़ें आ रही है ना, उनको लिखना शुरू कर दो, दे विल राइट इट डाउन। और वो एक फ्लो जोन में होगा, और यू विल नॉट टेक मोर देन 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स टू डू दैट, क्योंकि जब आपने ज़्यादा सोचने लग गए तो प्रॉब्लम। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट। जब वॉल्ट डिस्नी तीसरे दिन आते थे अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बन के, तो जो ऑब्जेक्शंस क्रिटिक ने रेज किए होते थे वो उनके जवाब देते थे थर्ड डे। वो उसी का सोल्यूशन निकालते थे, फंड्स यहाँ से आएगा, कलर में चेंज कर लूँगा, इसके लिए मैं मार्केट वैलिडेशन कर लूँगा, पूछ लूँगा लोगों को कि ये मजाक लग रहा है या अच्छा लग रहा है, कुछ भी है, लेकिन सोल्यूशंस हमारे अंदर ही हैं। देन वी टेल द पीपल ऑल्सो कि अब सेटल हो जाओ अपनी मतलब स्टेट चेंज करके, नाउ सेट एन इंटेंशन, आई वांट टू कनेक्ट टू द प्रॉब्लम सॉल्वर या एक्शन टेकर इन मी। तो जब वो एक्टिवेट होता है, पहले हम उसमें एक्टिवेशन में जाते हैं एज इफ करके, फिर आप वो जो ऑब्जेक्शंस क्रिटिक ने दिए थे एक एक को काटना है, अलग पेज पे नहीं लिखना,
ठीक जैसे है। उसको काटो और उसके ऊपर एक्शन प्लान लिखो, उसको काटो उसके ऊपर एक्शन प्लान लिखो। जब आप उसको अनकट काट रहे होते हो, दैट्स वेयर जो आपकी लाइक 20 साल की जो रेजिस्टेंस आपने बचपन से डाली है वो सब फॉर एवर म्यूट हो जाती हैं। 90% ऑफ देम गेट्स म्यूटेड फॉर एवर। सिर्फ एक या दो बिलीफ एंड में रह जाते हैं जो कई बार मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि मैम ये एक बिलीफ पे काम नहीं हो रहा, उसके लिए हम कोई और टेक्निक लगा लेंगे। लेकिन एक बल्क क्लीनिंग अगर आपको करनी है ना, तो ड्रीमर, क्रिटिक और प्रॉब्लम सॉल्वर से ज़रा अलग अलग मिलके देखें। दिस वन विल बी अलाइंड, सर्किट्स अलाइन हो जाएंगे आपके, और फिर सेल्फ डाउट कहाँ आएगा, फिर आएगा ही। राइट। सो हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर मैं म्यूजिशियन हूँ तो कभी ना कभी मैंने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया होगा म्यूज़िक को, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई होगी। तो आपके जैसे एनएलपी पे आप बातें करते हो, आप एनएलपी पे सेशंस लेते हो, काउंसलिंग करते हो। सो एनएलपी आपकी लाइफ में कब आया और कब आपको लगा कि ये चीज़ें लॉजिकल हैं और आपने अपना यूज़ करना शुरू किया और आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा अपने अंदर? ओके, सो आई वाज स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, अच्छा। एंड उसके बाद जब लाइफ हिट हुई तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, सुसाइडल टेंडेंसीज, मतलब आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। और मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मेरे कोई सर्टिफिकेट काम नहीं आ रहे। ओके। ये मेरे लिए बहुत ही उस टाइम ऐसे था कि मतलब नथिंग इज़ हेल्पिंग मी राइट नाउ। एंड उस वक्त फिर मैं आई डिड गो टू साइकेट्रिस्ट, आई डिड गो टू साइकोलॉजिस्ट, आई डिड गो टू काउंसलिंग माई सेल्फ अराउंड 15 years बैक। मैं खुद भी गई थी, एंड फिर भी मुझे कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं मिला। मैं रिट्रीट्स पे भी गई जो 4 दिन के जैसे होते हैं ना, सम बिगर वंस, जहाँ 4 दिन वही रहते हो, मैंने वो भी गई। लेकिन 4 दिन तो आप खुश हो, लेकिन आप घर नहीं आना चाहते क्योंकि इन्वायरमेंट तो वही है। राइट। 5वें दिन वापस वहाँ पे। तो इट वॉज ऑल टेम्पररी फॉर मी उस टाइम, मतलब इट वॉजंट रियली वर्किंग फॉर मी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग अबाउट माइंड। माइंड मेरा फेवरेट टॉपिक हो गया उसके बाद, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या व्हाई इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग टू मी। एंड देन इट वॉज लाइक कि यार ये मेरा माइंड है, इसको मेरी सुननी चाहिए, इट शुड लिसन टू मी ओनली, वाई इज दिस नॉट लिसनिंग टू मी। देन व्हेन आई गॉट इन टू डोपामीन, सेरोटोनिन, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दैट, आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड कि उन्होंने मेरे को दवाई नहीं लेने दी। मतलब वी हैड अ फाइट। उस वक्त तो मुझे लगता था कि ये मुझे समझ ही नहीं रहे कि मेरे पे क्या बीत रही है। क्योंकि मुझे ना एंजाइटी ऐसे होती थी कि आई नीड समथिंग टू सूद मी। मैं इमोशनल ईटिंग करती थी। आई यूज टू ईट एंटायर ब्रिक आइसक्रीम, बिक एक बारी में अंदर। तो आई यूज टू डू इमोशनल ईटिंग, आई यूज टू डू बिंज वॉचिंग, कि मुझे कहीं तो कोई पीस मिले। मुझे ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है जो मेरे माइंड और बॉडी में हो रहा है। Right. और उस वक्त अगर एक मेडिसिन आपको शांत कर दे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे वो मेडिसिन नहीं दी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग द ऑल्टरनेट साइंसेज और द रीजंस बिहाइंड इट। तब मुझे डोपामीन बहुत अच्छे से समझ में आया कि अच्छा इसको संभालना है अच्छे से। एंड एनएलपी से मेरे अंदर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट एनएलपी, कि जो मेमोरीज को मैंने डिलीट किया वो डिलीटेड हैं, जो पैटर्न्स मैंने चेंज किए वो चेंज हैं, इट इज़ फास्टर। मैंने काउंसलिंग भी करवाई थी 15 साल पहले। राइट। तो वो भी मुझे बहुत, टॉक थेरेपी में अब मैं तो नहीं मानती हूँ ज़्यादा टॉक थेरेपी में। मुझे कई बार मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम आप हमारी कहानी नहीं सुनेंगे। मैंने यू वांट टू वेस्ट अ सेशन ऑन टेलिंग योर एंटायर स्टोरी? तो कहते नो मैम। तो मैंने व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते क्या हो? तो कहते मैम मुझे इस इंसान से ऊपर उठना ये चाहिए। सो आई जस्ट अप्लाई सम एडवांस एनएलपी टेक्निक्स एंड इन वन सेशन दैट, और हम रेटिंग करते हैं। अच्छा। हम बाकायदा रेटिंग करते हैं। जैसे आई फील एंगर्ड विद दिस पर्सन, मैंने रेट फ्रॉम 1 to 10, तो इंसान 9-10 रेट करता है, और टेक्निक के बाद वो खुद उसकी रेटिंग 2-1-0 करके जाता है। फ्री ओके। परमानेंट पैटर्न्स, यू नो। तो आप मेरी वेबसाइट पे भी अगर आप जाओ, देयर इज एन एंटायर पेज ऑफ फीडबैक्स, जहाँ पे हमने एक सेशन में लोगों के एंगर्स, लोगों के फियर्स, लोगों के हर्ट, मतलब वो एडवांस एनएलपी टेक्निक से द चेंज वाज परमानेंट। ओके। दैट इज़ वाई आई टेक एनएलपी फर्दर, कि मेरे अंदर परमानेंट चेंजेस हुए। स्पेशली पीपल हु आर वेरी लॉजिकल, उनके लिए तो एनएलपी इज़ द आंसर टू रीप्रोग्राम योर इमोशंस, टू रीप्रोग्राम योर थॉट्स। और इसमें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई रिलेशन है क्या? हाँ, जब आप थॉट्स और इमोशंस को रीप्रोग्राम कर पा रहे हो तो आप ऑफ कोर्स अपनी ट्यूनिंग को आप Manifestation. खुद ही आप ट्यून कर पा रहे हो। अगर आप अपने फियर्स को रिलीज कर रहे हो या रीप्रोग्राम करके कॉन्फिडेंस में चेंज कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल ऑरा, आपके ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ही रही है। Right. तो इसीलिए एनएलपी इज़ अ ग्रेट टूल फॉर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो आपको पता है होना चाहिए, आई शुड बी फियरलेस, आई शुड बी सेल्फ डाउट लेस, तो वो चीज़ें अगर परमानेंट एनएलपी करके दे रहा है तो ऑफ कोर्स एनएलपी इज़ द
अल्टीमेट टूल फॉर मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया सिर्फ विजुअलाइजेशन से. मैं सिर्फ NLP के थ्रू अपने इनर वर्क करती हूँ और मैनिफेस्टेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट. सो जैसे मैनिफेस्टेशन करना है तो एनएलपी कैसे हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन में? आपने ऐसे बताया कि आपको सेल्फ डाउट वगैरह ये सारी चीज़ें हाँ. कंट्रोल करने में एनएलपी हेल्प करता है. हाँ, तो ऐसी एक क्या तो- क्या और चीज़ें हैं? से एक हमारी एडवांस टेक्निक है बाय पार्ट. इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक. हम part? बाय पार्ट इंटीग्रेशन. इसको हम बकायदा हम एबंडेंस कोर्स में करते हैं ऐसे, वे वी टॉक लॉट अबाउट मनी. तो क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आई नो सबको सबसे पहले मनी मैनिफेस्टेशन ही बिल्कुल. करना होता है. तो हम उस टेक्निक को ऐसे करते हैं कि वी टेल द पर्सन कि आपके ये 2 हाथ हैं, आप ऐसे रखें, टेबल पे रखें और इंटेंशन रखें कि एक आपका हिस्सा जो एक मनी गोल आप सेट कर लो, जो हिस्सा इस मनी गोल को अचीव करना चाहता है वो इस हाथ पे आ जाए. आपका एक मिनी वर्जन, जो आपने मूवीज वाला वर्जन बोला Right, अभी, right. आपका एक मिनी वर्जन यहाँ आ जाएगा. उसके आप ड्रेस, कलर, व्हाट इज उसकी एज नोट करें एंड देन सेट अनदर इंटेंशन विद द ब्रेथ दैट जो हिस्सा पैसा नहीं कमाना चाहता है वो इस हाथ पे आ जाए. ठीक और एक्चुअली देर आर 2 different people, 2 different ages, 2 different dresses actually appear. मतलब I've done it with thousands of them. अच्छा. राइट. तो वो अपीयर करते हैं. तो अभी प्रॉब्लम है कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं. तो फिर जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है, हम पहले उसको पूछते हैं कि भाई वाई डू यू वांट मनी, क्यों चाहिए. तो वो अपने रीजंस देगा, फैमिली के कुछ भी रीज़न देगा. PIPs में हम उसको और डिटेल पूछते हैं तो वो रीज़न देता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तो हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, आई विल कम बैक टू यू. फिर हम जाते हैं दूसरे वाले के पास कि हम क्वेश्चन बहुत, मतलब वी नीड टू आस्क वेरी पावरफुल क्वेश्चन. तो हम उसे कहते हैं कि यू डोंट, वो भी आपका भला चाहता है, आपका बुरा नहीं चाहता है वो. अच्छा. तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, यू ऑल्सो वॉन्ट माई बेनिफिट. पैसा ना कमा कर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा. ओके. एंड यू विल बी सरप्राइज विद रीजंस आते हैं वहाँ से. मैं फैमिली से दूर हो जाऊँगा, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँगा, और फिर मुझे यू नो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इवन मोर. वहाँ पे बहुत डीप इनर रूटेड बिलीव्स आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है नो माई बिलीफ सिस्टम. अगर आपकी रियलिटी नहीं चेंज हुई है ना, तो अभी भी बहुत हिस्से आपके माइंड के हैं जो आपको अभी भी यू नो उसके ऊपर वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस लेके जानी है. बिल्कुल. अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हो, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक है ये हिस्सा जो ऐसे बैगेज लेके बैठा है. वहाँ पे आपको बहुत, कोच को भी बहुत डीप इनर वर्क करना पड़ता है उसको कि और बताओ, और बताओ. एंड अभी रिसेंटली आई मेट समबडी और ही वाज सो कॉन्फिडेंट हियर एज अ बिजनेसमैन. ठीक है. और इस साइड उसने पता क्या क्या बोला, आई एम नॉट इनफ, नो वन लव्स मी. ये रीजंस निकले उसके, दैट नो वन लव्स मी. हाँ. और मैं ये सब गोल अचीव भी कर लूंगा ना, तो भी मुझे इज्जत तो नहीं देगा एक पर्टिकुलर, जिससे वो मतलब पापा से उसके, ही हैड अ फादर वुंड. तो फिर भी मुझे प्यार तो नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे इज्जत तो नहीं मिलेगा. मैं क्यों, ये हिस्सा बहुत अच्छे से बताता है कि तुम क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हो. देन वी कॉल बोथ ऑफ देम टुगेदर और फिर हम बोलते हैं कि देखो तुम दोनों मेरा भला ही चाह रहे हो, तो कुछ सांठ गांठ कर लो. यू नो, सो दैट्स व्हेन वी टेल दिस पार्ट A टू कन्विंस पार्ट B. तो पार्ट B उसे कैसे कन्विंस करता है, ये पर्सनलाइज स्टोरी है. लाइक मतलब वो जो आपके जो रीजंस निकलेंगे हम उसे केटर करते हैं. और फिर जब हम उन दोनों हाथों को जोड़ते हैं और जब वो हाथ दोबारा खोलते हैं, तब वहाँ पे एक नई आइडेंटिटी खड़ी होती है विद अ न्यू ड्रेस, विद अ न्यू कॉन्फिडेंस. राइट. और मैंने देखा ये टेक्निक चाहे NLP की है, लेकिन जिस पे भी मैंने ये टेक्निक करी है, विद इन 24 आवर्स ना उसके लाइफ में कुछ बड़ी न्यूज़, कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है. एंड आई एम ऑलवेज वेटिंग व्हेन आई डू दिस टेक्निक विद समवन कि अच्छा आप देखते हैं कल या परसों तक फ़ोन आएगा. और मुझे हमेशा फ़ोन आता है, मैम यू वोंट बिलीव मेरे साथ ये हुआ. इसमें इतना पावरफुल एडवांस टेक्निक है ये. मतलब बिल्कुल. अब यहाँ पे जैसे कुछ मैंने कंडीशन सोची हुई है कि हम एक एक करके उस कंडीशन को उठाते हैं और फिर देखते हैं एनएलपी को उसमें कैसे यूज़ करेंगे. ओके. जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आपने भी बोला, मनी, पैसे सबको चाहिए. तो अगर मनी के लिए आपको एनएलपी यूज़ करना अपनी लाइफ में, तो बहुत शॉर्ट में रखेंगे इसे, तो कैसे एक यूज़र यूज़ कर सकता है मनी के लिए एनएलपी? सी फॉर मनी मैनिफेस्टेशन मैंने बाय पार्ट टेक्निक मैंने दे ही दी है. ठीक है. एंड आपके अंदर जो मनी के जो बिलीफ सिस्टम है उसको रीफ्रेम करने के लिए, मतलब वी डू लाइक 31 मनी ब्लॉक्स. इट कुड बी एज इज मनी इज नॉट स्पिरिचुअल, और मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस. वेरी बैड बिलीफ सिस्टम यू कैन हैव. मनी और हैप्पीनेस को आपस में ना रखें. देन प्यार से बढ़कर नहीं है पैसा. सो ऑल लिमिटिंग बिलीव्स यू हैव. आई थिंक लोग और लगा देते हैं, पैसा या प्यार होना चाहिए, पैसा और प्यार. हाँ, मतलब पैसा अपनी जगह
और प्यार अपनी अपनी जगह, जगह दे हैव नथिंग टू डू विद Right. ईच अदर। तो ये जो हमारी रॉन्ग रिवायरिंग हुई हुई है और हम दोनों को ब्लॉक करते हैं, मनी को भी और लव को भी। तो एनएलपी विल हेल्प यू इफ़ यू जस्ट सिट डाउन एंड थिंक अबाउट मनी। तो जो मनी के जो कनेक्शंस आपने प्यार से, आपने और बहुत चीज़ों से जो जोड़े हुए हैं कनेक्शंस, आपको उनके बारे में पता चलेगा और आप उनको तोड़ पाएंगे। तो योर मनी एनर्जी विल बी फ्री। मैं तो व्हेन आई टीच मनी आई टेल देम अपनी मनी एनर्जी को फ्री कर दो प्लीज़। आपने उस पर बहुत बर्डन डाला हुआ है कि प्यार भी, खुशियाँ भी, ये भी सारे इमोशंस। व्हेन मनी एनर्जी इज फ्री, इट फ्लोज, इट कम्स टू यू लाइक दिस। ओके एंड रिलेशनशिप हाँ, रिलेशनशिप में देखो, जैसे वैक मैंने बोला है, रिलेशनशिप के लिए तो एनएलपी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एक दूसरे का माइंड का लैंग्वेज, एक दूसरे का लव का लैंग्वेज। जैसे VAK जो मैं शुरू से बता रही हूँ, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। तो जो लोग, जिनका विजुअल कंटेंट ज़्यादा है, उनको ना आपको देख के बात करनी है। लेकिन जिनका ऑडियो कंटेंट ज़्यादा है, टॉप पे है, या ऑडिटरी सेंसरी ज़्यादा है, तो रिलेशनशिप में आपको ना एक दूसरे के वैक पता होने चाहिए। क्योंकि अगर सपोज हस्बैंड ऑडिटरी है ना, तो अगर उसने आई लव यू बोला है तो उसने अपने टॉप फिल्टर से डिलीवर किया है, वो उसके लिए टॉप फिल्टर है। तो उसने अगर आई लव यू बोल दिया तो उसके लिए सब कुछ है। लेकिन अगर वाइफ काइनेस्थेटिक है तो बोलेगी बोल तो दिया लेकिन गिफ्ट कहाँ है, यू नो। सो यू नीड टू दिस। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। एनएलपी जो आपको कम्युनिकेशन सिखाती है रिलेशनशिप में, क्योंकि हम जनरल बातें करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप में जो भी लव, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, जो भी आप टर्म्स लो, इनको हम एनएलपी की भाषा में बोलते हैं अनस्पेसिफिक। राइट माई डेफिनेशन ऑफ लव कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर डेफिनेशन ऑफ लव। और लड़ कौन रहा है आपस में? दो लोग नहीं लड़ रहे हैं, दो डेफिनेशंस लड़ रही हैं। राइट तो व्हेन पीपल सिट एंड टॉक इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग, कि भाई अगर आपको ट्रस्ट की भी डेफिनेशन देनी है, अगर आपको बाउंड्रीज भी सेट करनी है, तो आपको बैठ के जो कम्युनिकेशन करना है वो आपको नेवर एवर इसमें बात नहीं करनी। जैसे कि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यू नेवर लिसन टू मी। तो जैसे आपने नेवर लगा दिया, इट्स अ सेल्फ हिप्नोसिस। राइट उसके बाद प्रॉब्लम ही होगा। तो आई विल टीच दी अदर पार्टनर, जो दूसरा जो इस बात को सुन रहा है, वो प्यार से बोले नेवर, तो उसका हिप्नोटिज्म टूट जाता है, ओके इमीडिएट टूट जाएगा। कभी आप ऑफिस में भी ट्राई करना, अगर आपका बॉस बोले ना तू हमेशा ऐसे करता है, सर हमेशा, प्यार से बोलना है बस। देखो द पर्सन विल या समटाइम्स, फिर देन यू कम टू स्पेसिफिक एग्जैक्टली व्हेन। और जो वो इतना बर्स्ट हो सकता था ना चैप्टर, वो एग्जैक्टली व्हेन पे आके, एक किस्से पे आके, दैट यू कैन कम्युनिकेट एंड सॉर्ट आउट। रिलेशनशिप्स प्लीज डू एनएलपी, प्लीज अंडरस्टैंड वैक, एक दूसरे का वैक समझो, एक दूसरे का टॉकिंग Right. फिल्टर समझो, एंड इट इज सॉर्टेड। ओके हेल्थ हेल्थ, नाउ हेल्थ तो इज लाइक माइंड एंड बॉडी। जितने आपको यू नो, जब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, और जब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ वॉर लाइक सिचुएशन होती है। बिल्कुल और वॉर में क्या होगा? रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। लाइक वरना ऐसा वॉर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश की बजट यूज़ होगा, सोर्सेज यूज़ होंगे, तो आपके भी तो सोर्सेज और एनर्जी उस कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हो रही हैं, अननेसेसरीली यूज़ हो रही हैं। एंड अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप डिजीजेज मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके मतलब जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी हम बोलते हैं कि यहाँ इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आपकी इम्यूनिटी में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि कौन अपना है और कौन पर आया है, एंड दैट जस्ट स्टार्ट्स यू नो अफेक्टिंग इट। तो जो आपके इमोशंस, जो माइंड में जो आपके चल रहा है, वो यहाँ चल रहा है। क्योंकि देखो, आप मेंटल वर्क करते हो सारा दिन, लेकिन आपकी बॉडी थक जाती है। राइट किया तो मेंटल वर्क है, पर बॉडी थक रही है। और जब आपकी बॉडी बीमार है तो आप उस दिन अच्छे से सोच नहीं सकते। सो एनएलपी बोलता है माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। सो हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से रिवाया करें। अब हेल्थ को आपको एक्शन लेना है तो भी, और हमने काफ़ी डिजीज़ेस भी विजुअलाइजेशन के थ्रू वी टेल देम टू वर्क अपॉन इट। और एनजाइटी तो बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहले आपने एनजाइटी को इग्नोर किया है। अगर वो आपके टमी में कुछ कुछ होता था, आपने उसको इग्नोर किया, फिर माइंड ने उसको परमानेंट कर दिया, आपको IBS और अदर इश्यूज हो गए। सो एवरी डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम एनजाइटी। और एनजाइटी कब देता है माइंड? समथिंग इज अनफेमिलियर, समथिंग इज गोइंग अराउंड विच आई एम नॉट फेमिलियर विद। तो इसको फेमिलियर करो। मतलब मैनिफेस्टेशन का भी यही तरीका है कि बिकम फेमिलियर विद सक्सेस, कि वो आपके लिए नॉर्मल हो। तो तभी तो गुड एंजाइटी भी तो होती है ना, कि जब आपको कुछ बड़ा मिल रहा है तो भी आपको लाइक आपको फेस करना है वो, लेकिन आपको हल्की हल्की गुड एंजाइटी है वो, कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ। बिल्कुल तो हेल्थ के लिए तो यू हैव टू फिक्स दिस अप वेरी नाइसली, ताकि ये फिट रहे। माइंड कैन रियली क्रिएट डिजीजेस, और माइंड कैन इवन हील यू। अगर वो एनजाइटी क्रिएट करके आपको बीमारियां दे सकता है, बिल्कुल तो वो विजुअलाइजेशन के थ्रू आपकी बॉडी को हील भी कर सकता है। प्लीज बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ माइंड। सो यही था आज का पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सो अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू NLP तो डेफिनेटली आप मैम के इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, उनसे काउंसलिंग भी ले सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो। DM कर देना, रिस्पॉन्स आपको मिल ही जाएगा। Yes. चैनल का नाम लिख देना सो जल्दी रिप्लाई आएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या आपको जानना है या ऐसा कुछ भी आपको लगा हो जो हमने इसमें कवर नहीं किया, उस टॉपिक को कवर नहीं किया, तो डेफिनेटली विल हैव अनदर एपिसोड। लेकिन ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा और क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसमें से यूज़ करोगे और अपनी लाइफ को चेंज करोगे। और जब लाइफ में वो चीज़ चेंज आएगा तो अगेन आके कमेंट में आप लिख सकते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा जो एफर्ट है आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ रहा है। जस्ट गिव वन टेक अवे, ज्यादा बर्डन नहीं करना खुद को, जस्ट गिव वन टेक अवे फ्रॉम द एंटायर एपिसोड कि मैं ये करूंगा आज से। राइट, और वो क्या करोगे वो कमेंट में लिखो, वो कमेंट करके बताओ। क्योंकि जब आप बाद में आओगे तो आपको कमेंट दिखेगा हाँ मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया था। Yes. राइट, तो ये आपका एक एक्शन पॉइंट आप पे है। सो यही था आज का पॉडकास्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।